यहां पर एक ईसाई, वो भी पादरी, वो भी जो देश को ईसाई बनाने की नीयत से देश में आया, वो आज परिवर्तित हो रहा था। किस रूप में? एक भारत माता के सेवक के रूप में, भारत को आजादी कराने के एक सिपाही के रूप में वो अपने जीवन को परिवर्तित कर रहा था। आप सभी को मेरी नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ संध्या। आज़ादी को लेकर लगातार जो हमारी मुहिम चल रही है, मंथन कार्यक्रम के जरिए जिस तरीके से एक एक बारीकियां हम आप तक पहुंचाते हैं, हमारे जो तमाम दर्शक जुड़े रहते हैं हमारे साथ, तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं उनका मैं आपसे रूबरू करवा दूं, जहां दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका हमारे इस मंथन कार्यक्रम में। विनय जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जिस तरीके से आपने बताया था कि आर्य समाज का कहां कहां पर योगदान था, इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो और वो कौन सी जगह थी और कौन से वो राज्य थे, या फिर ये समझा जाए कि कौन से वो देश थे जहां पर आर्य समाज का योगदान रहा था और जो हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्ते संध्या जी, मैं प्रश्न भी अच्छा है और इस संबंध में दर्शकों को जानना भी चाहिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई केवल भारत में रह करके लड़ी नहीं जा रही थी। भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई वस्तुतः पूरी दुनिया से लड़ी जा रही थी। अगर हम सुभाष चंद्र बोस नेताजी की बात करें तो नेताजी पहले अफ़गानिस्तान जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से जापान जाते हैं, जापान से सिंगापुर आते हैं जी। और इन सभी जगहों पर वो किसी ना किसी रूप में भारत को आज़ाद करवाने की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं आर्य समाज के परिप्रेक्ष्य की सीधे तौर पर, तो विदेश में अगर कोई एक स्थान जहां पर देश के क्रांतिकारी देश के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हों, तो वो स्थान था लंदन का इंडिया हाउस। मानो एक धर्मशाला जहां पर एक व्यक्ति अपने विचारों के व्यक्तियों से मिलने के लिए पहुंच करके वहां रहने और भोजन की व्यवस्थाओं के लिए वहां पर अपने आप को एक अपने घर पाता है, घर समझता है जिसको। उसकी स्थापना किसने की? महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो खुद गुजरात के थे। महर्षि दयानंद से प्रेरणा प्राप्त उन्होंने की। महर्षि दयानंद ने उनको संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने का जो प्रेरणा दी, उसके पढ़ने के पश्चात उनको देश की वर्तमान स्थितियों में कुछ कार्य करने की प्रेरणा देकर के विदेश भेजा और ये कहा कि इस भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान दो। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन पहुंचते हैं। लंदन जाकर के इंडिया हाउस नामक एक संस्था की स्थापना, साथ में एक स्थान की। वो स्थान आने वाले समय में एक ऐसा स्थान बन गया जहां पर लंदन में जाने वाला कोई भी भारतीय थोड़ा सा भी भारतीयता के निकट हो और भारत को आज़ाद कराने की इच्छा रखता हो, वो अवश्य वहाँ पहुँचता था, क्योंकि उसको पता था कि उसके विचारधारा वाले लोग वहाँ मिलेंगे। उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और इनकी बैठकों की व्यवस्था और इनको साधन, आप समझ सकते हैं किस प्रकार के साधन की मैं बात करता हूँ, उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस कर रहा था। सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह की बात हम करें, मदन लाल ढींगरा की बात हम करें, आप दोनों के बारे में आप जानते हैं कि उन दोनों ने की क्या क्या भूमिका रही थी भारत की आज़ादी को लेकर के। उनके अंदर जो एक बलबला था, कर्नल वायली की हत्या करनी हो, एक बदला लेना था। बदला केवल व्यक्ति के साथ बदला नहीं था, बदला था हिंदुस्तान के साथ जो अत्याचार उस व्यक्तित्व ने किया था। देश की जनता को यह बताना कि देश उसे भूला नहीं है, यहां से लंदन तक पहुंचना और वहां उस घटना को अंजाम देना। अगर मैं उधम सिंह की बात करूं, कर्नल डायर की, जिसने जलियांवाला बाग जैसा जघन्य हत्याकांड किया था, देश की जनता के अंदर यह संदेश ना जाए कि भारतीय उसको भूल गए। लंदन जाकर के अगर वो काम वो कर सके तो उसके पीछे ताकत अगर कोई थी तो ताकत थी लंदन का इंडिया हाउस। एक ऐसा स्थान जहां पर योजनाएं बनती थी, साधन मिलते थे, सुरक्षा मिलती थी और फिर भारत वापसी आने के लिए और फिर भारत से या वहाँ से कहीं और जाने के लिए एक योजनाएं और साधन तैयार किए जाते थे। मैं वीर सावरकर की बात करूं,
मैडम भीकाजी कामा की बात करूं, ये सभी वो महापुरुष थे, महानुभाव थे। लाला हरदयाल की बात करूं, ये सभी वो लोग थे जिन लोगों का इंडिया हाउस के साथ में एक गहरा संबंध रहा और जो भारत की आज़ादी के लिए अपना घर बार छोड़ करके देश और दुनिया में एक इस उद्देश्य से, इस उम्मीद के साथ में घूमते रहे कि आज नहीं तो कल आज़ादी का सूरज जरूर उगेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि केवल भारत की आज़ादी की घटनाएं केवल भारत में नहीं थी, अपितु बाहर भी उतनी ही की उतनी चल रही थी। यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आर्य समाज के जो कार्यकर्ता केवल लंदन में नहीं थे। आर्य समाज के वो कार्यकर्ता जो देश की आज़ादी के लिए किसी न किसी रूप में काम करना चाहते थे, वो सुदूर द्वीपों में भी बैठे हुए थे, चाहे वो द्वीप मॉरिशस हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे वो सुरीनाम गयाना हो, चाहे वो सुदूर फिजी हो। इन सभी द्वीपों में रहने वाले आर्य समाजी, क्योंकि उस समय तक आर्य समाज का बहुत बड़ा संगठन इन सभी देशों में बन चुका था और इन सभी देशों की सत्ताएं भी उसी अंग्रेज सरकार के हाथ में थी जिस अंग्रेज सरकार ने भारत पर अपना अधिकार किया हुआ था। इसलिए वो स्वयं के देश को भी आजाद कराने की तैयारी कर रहे थे। मॉरिशस के आर्य समाजी मॉरिशस को भी आजाद कराने के लिए प्राणपण से लड़ रहे थे और मॉरिशस के आर्य समाजी इस भारत भूमि को आजाद कराने के लिए भी जो योगदान दे सकते थे वो दे रहे थे। यही स्थिति फिजी की भी थी, यही स्थिति सुरीनाम की भी थी। हालांकि सुरीनाम और गयाना क्योंकि गयाना ब्रिटिश हुकूमत के अंदर था, सुरीनाम जो था वो हॉलैंड की हुकूमत के अंदर था, इसलिए सुरीनाम के बारे में मैं ज़्यादा इस रूप में नहीं कहूँगा। लेकिन जो ब्रिटिश गयाना था, जो दक्षिण अफ्रीका था, जो ईस्ट अफ्रीका था, जो मॉरिशस था और जो फिजी था, ये तो स्पष्ट रूप से अंग्रेजी सत्ता के ही गुलाम थे। इसलिए भारत की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ आर्य समाज उन देशों की लड़ाई, उनके आंदोलन को, उनके अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाली राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई में भी पूरी तरह साथ खड़ा था। वहाँ के लोग भारत की आज़ादी के लिए और भारत के लोग वहाँ की आज़ादी के लिए साथ थे। बिल्कुल विनय जी, जैसे कि आपने तमाम बातें बताई कि किस तरीके से विदेश में भी आर्य समाज का जो डंका था और किस तरीके से जो आज़ादी की जो जंग थी, जो लड़ाई थी, वो वहाँ पर भी तमाम बातें आपने बताई कि जैसे कि लंदन के जो इंडिया हाउस था उस चीज़ को लेकर तमाम बातें बताई। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर विदेश के लोगों की बात की जाए तो आज़ादी में उनका क्या योगदान था? संध्या जी, एक बड़ा दिलचस्प कहानी है जिसको अधिकतर भारत के लोग नहीं जानते हैं। अधिकतर मैं कहूँ तो शायद 100% के लगभग लोग नहीं जानते होंगे जी। लेकिन आर्य समाज के इतिहास की एक बहुत ही गौरवशाली कहानी मैं आपको बताऊंगा, एक किस्सा आपको बताऊंगा। वो किस्सा था एक अमेरिकन पादरी का। क्योंकि अंग्रेजी सरकारों की पहली इच्छा ये थी कि इस देश को पूरी तरह ईसाई बना दिया जाए, इसकी परंपराएं समाप्त करके, इसकी संस्कृति समाप्त करके, इसके धार्मिक स्थान समाप्त करके, इनकी धार्मिक आस्थाएं समाप्त करके इस देश को आहिस्ता आहिस्ता चर्च के अधिकार में ले आया जाए। जिसका परिणाम था कि उन्होंने देश के अंदर स्थान स्थान पर चर्च खोले, सरकारी जमीनें दे करके चर्च के विद्यालय खुलते चले गए। पादरियों को भारत में लाना, पादरियों को सेवा के नाम पर हिंदुओं के धर्म परिवर्तन में लगाना, ये पादरियों का काम नहीं था, ये वस्तुतः अंग्रेजी सत्ता का काम था, अंग्रेजी सरकारों की एक नीति थी। इसी नीति के तहत एक अंग्रेज पादरी अमेरिका से, इवान स्टीवन स्टोक्स, भारत में आए इसी इच्छा से कि मैं भी भारत को ईसाई बनाने के लिए अपने योगदान दूंगा। पहले बंबई उतरे, बंबई के बाद उनको गर्मी लगी तो वो हिमाचल चले गए और हिमाचल की पहाड़ियों को उन्होंने सोचा कि मैं इस हिमाचल की पहाड़ियों को मैं ईसाई बनाऊंगा और यहाँ की हर ऊंची चोटी पर क्रॉस लगा होगा, और अपने काम में जुट गए। सेवा के काम में लेप्रोसी मिशन चला करके गांव-गांव में सेवा करने के काम उन्होंने आरंभ किया। मकसद स्पष्ट था, यहाँ की एक परिवर्तित ईसाई हो चुकी पहाड़ी कन्या से विवाह भी कर लिया और सेवा के काम में आस्ता आस्ता गांव के गांव को ईसाई बनाने की मुहिम में लग गए। परंतु आर्य समाज का प्रभाव क्षेत्र इतना विस्तृत हो चुका था, इतना विस्तृत हो चला था कि उस प्रभाव क्षेत्र से बचना किसी के लिए भी असंभव सा था। तो पादरी कैसे बचते? सेवा का एक कार्यक्रम एक चल रहा था। उस सेवा के कार्यक्रम में जहाँ पर
प्लेग फैल चुका था। उस गांव के अंदर सेवा के लिए आर्य समाज के कार्यकर्ता भी गए हुए थे। उनमें एक थे पंडित रुलियाराम। सेवा के लिए जब कार्य कर रहे थे, ऐसी स्थिति में उन्होंने एक परिवार के एक व्यक्ति को, जिसको सारे परिवार के लोग छोड़ के जा चुके थे मरने के लिए, क्योंकि प्लेग फैलने वाला रोग होता है, इसलिए किसी के घर में हो जाए, जैसे कोरोना में पिछले समय हमने देखा, लोग छोड़ देते थे, अपनों को भी बिल्कुल अलग छोड़ देते थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने एक ऐसे ही परिवार के त्याज्य व्यक्ति को ठीक करने के लिए अपनी ऐसी सेवा की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। उन्होंने एक जो व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ था, अंतिम सांसें गिन रहा था और गिल्टी हो चुकी थी गर्दन के ऊपर, डॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर भी कोई नहीं था, और उन्होंने उस समय एक चादर का टुकड़ा रख करके अपने मुख से वो गिल्टी को काट करके और उसका जो मवाद था वो निकाल करके उसको जिंदा करने के लिए एक जबरदस्त सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। और इस घटना की जानकारी पादरी स्टोक्स को लग गई। वो ये सोचने लगा कि मैं तो एक स्वार्थ को लेकर के सेवा का कार्य कर रहा हूं, भला इसका कौन सा स्वार्थ है, ये तो अपने ही धर्म के व्यक्ति की ये सेवा कर रहा है। उनको ये जब लगा, उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा रखी। मिले, पूछा आपके अंदर सेवा भावना कहाँ से पैदा हुई? उन्होंने कहा सत्यार्थ प्रकाश से पैदा हुई। उन्होंने जानकारी ली महर्षि दयानंद के विषय में, उन्होंने जानकारी ली आर्य समाज के विषय में। अंततः कुछ समय बाद उन्होंने पुस्तकें मंगा करके जब पढ़ ली, तब वो पंडित रुलियाराम जी को बोले कि मैं अब अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहता हूं और मैं आगे का सारा जीवन आर्य बन करके आर्य समाज की सेवा में लगा देना चाहता हूं, वैदिक धर्म और भारत की सेवा में लगाना चाहता हूं। रुलियाराम जी बोले बहुत अच्छी बात है, इससे तो अच्छी बात नहीं हो सकती कोई। तो उन्होंने कहा कि मैं नाम परिवर्तित करना चाहता हूं। रुलियाराम जी बोले क्या नाम रखना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं अपना नाम सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर सत्यानंद रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके ही मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है। विचार करिए, कहाँ एक पादरी चला अमेरिका से, दिमाग में लेकर के चला भारत को ईसाई बनाने के लिए, आर्य समाज की भट्टी में तप करके। वो एक अंग्रेज पादरी। अभी तक हमने सिख देखे थे, सिख परिवार से सरदार अर्जुन सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार अजीत सिंह, सरदार भगत सिंह, सरदार जगत सिंह, उनके बेटे कुलतार सिंह, उन पूरा का कुलबीर सिंह, पूरा का पूरा परिवार आर्य समाज के भट्टी से तप करके देश के आंदोलन में भाग ले रहा है। अशफाक उल्लाह खान को देखा था, एक मुस्लिम परिवार में पैदा होकर के देश के प्रति आज़ादी की एक ललक पैदा हुई। आर्य समाज शाहजहांपुर में रह करके एक कट्टर आर्य समाजी युवा राम प्रसाद बिस्मिल के सहचर होकर के देश की आज़ादी के लिए लगे हुए हैं। यहां पर एक ईसाई, वो भी पादरी, वो भी जो देश को ईसाई बनाने की नीयत से देश में आया, वो आज परिवर्तित हो रहा था। किस रूप में? एक भारत माता के सेवक के रूप में, भारत को आजादी कराने के एक सिपाही के रूप में वो अपने जीवन को परिवर्तित कर रहा था। और परिवर्तित होकर के उसने खादी का वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया, खादी की टोपी पहननी आरंभ कर दी, खादी का कोट पहनना आरंभ कर दिया, और उनको अंततः भारत का एन अमेरिकन इन खादी नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया। और उन्होंने अपने नाम के आगे स्टोक्स लगाना जारी रखा, ताकि लोग जानना चाहें कि आखिर सत्यानंद के नाम के साथ में स्टोक्स का क्या मतलब है। एक नाम हिंदुस्तान का, एक नाम अमेरिका का, दोनों का मिश्रण कैसे हुआ? वो चाहते थे तो आर्य लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टोक्स लगाना केवल इसलिए जारी रखा ताकि लोग प्रश्न पूछें। खैर, आज का विषय ये नहीं था। आज का विषय ये था कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने हिमाचल के अंदर जो कांग्रेस के साथ जुड़ करके, क्योंकि उस समय तक कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए पूर्णतः समर्पित संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी थी, उसके साथ वो जुड़े और जेल भी गए, जेल की हवा भी खाई। एक व्यक्ति जो अंग्रेज सरकार की साजिश के तहत भारत को ईसाई बनाने के लिए पादरी के रूप में आता है, वो आर्य समाज की भट्टी में तप करके आर्य समाजी बन करके, क्रांतिकारी बन करके उसी अंग्रेज सरकार के खिलाफ जेलों का एक क्रांतिकारी के रूप में जेल में बंद होने के लिए तैयार हो जाता है। आप विचार करके देखो, ये ऋषि दान का प्रभाव ना था, ये सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव ना था, ये आर्य समाज का प्रभाव नहीं था, तो किसका प्रभाव था? इसलिए आर्य समाज का एक बहुत बड़ा विस्तृत इतिहास है। मैंने छोटी सी घटना के साथ आपको ये बताना चाहा, उनके परिवार के लोग आज भी इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके परिवार ने आते हुए परिवर्तित होने के पश्चात उन्होंने अपने सभी बच्चों के नाम परिवर्तित कर दिए।
सभी बच्चों के नाम परिवर्तित करने के पश्चात उन्होंने अपना सारा जीवन आर्य समाज की सेवा में एक यज्ञशाला घर में बना करके नियम ये बना दिया, यज्ञ के बिना मेरे घर में भोजन नहीं बनेगा। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आज केवल इसलिए बताने बैठा हूं क्योंकि चर्चा चल रही आज़ादी में भाग लेने वालों की, आखिर उनके अंदर वो ज्योति जली कैसे थी। तो उस ज्योति को जलाने वाली वो संस्था आर्य समाज ही थी। इसलिए बंधुओं, इस इतिहास को और जानने की इच्छा रखें। हमारे आरंभिक इतिहास लेखकों ने किस षड्यंत्र के तहत इन घटनाओं को आम जनता से दूर रखा, मैं आज नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी थी। कहीं ना कहीं शायद हमसे ही जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं कुछ भूल हुई है, ताकि हम अपने बच्चों को आर्य समाज का छोड़ दीजिए, आर्य समाज का अपना कोई इतिहास नहीं, इस देश का वास्तविक इतिहास है जिसको आर्य समाज ने जिया, उनको बताने में कहीं ना कहीं अक्षम रहे हैं। अब से शुरू करें इन घटनाओं को, इन बातों को आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तक भी पहुंचा सकें, जहां तक भी इसको फैला सकें, अवश्य फैलाएं, ताकि ये इतिहास अमर रहे। इतिहास किसी की बपौती ना बन जाए, कोई जब चाहे इसको बदलने की कोशिश ना कर बैठे। ये हम सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल विनय जी, जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को तमाम वो अनसुने कहे किस्से सुनाए, और यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी मॉरिशस का। जिस तरीके से आपने कहा कि लघु भारत भी है, और मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि मॉरिशस की अगर बात होती है तो वहाँ पर आर्य समाज का क्या कुछ योगदान रहा। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी इस जानने की इच्छुक रखेंगे, तो क्या कुछ योगदान आर्य समाज का वहाँ पर रहा। देखिए, मॉरिशस जैसा आपने कहा कि लघु भारत कहा जाता है, छोटा सा द्वीप था, है अफ्रीका के पास में, समुद्र के बिल्कुल बीच, एक दूरी तक कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। वहां पर अंग्रेजों ने गन्ने की खेती करने के लिए भारत से बहुत सारे भारतीयों को वहां पर ले जाया गया था। अनपढ़ लोग थे, खेती करने के लिए वहां गए थे, लेकिन आर्य समाज का बीज वहां पर पड़ गया सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से। सत्यार्थ प्रकाश यहां के एक सैनिक के द्वारा वहां पहुंची, और उसको रात्रि कालीन में एक व्यक्ति पढ़ता था और सैकड़ों लोग उसको सुना करते थे, एक प्रति को, एक प्रति। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रभाव क्षेत्र ऐसा बढ़ता चला गया कि उसी एक प्रति को लेकर के आज रात को इस गांव में, आज रात को इस गांव में, आज रात को इस गांव में, और एक परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन उन किसान परिवारों में अपने बच्चों को पढ़ाने की इच्छा, उन किसान परिवारों में अपनी बेटियों को पढ़ाने की इच्छा पैदा हो जाना। क्योंकि ऋषि दयानंद ने लिखा था, बिना विद्या के जीवन में आनंद आना संभव नहीं, बिना विद्या के उन्नति संभव नहीं, बिना कन्याओं की, और सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था। आहिस्ता आहिस्ता जागृति आ गई, और उस जागृति का परिणाम यह हुआ कि भारत के साथ में उनका जुड़ाव हो गया, और भारत में उन्होंने अपने बच्चों को भारत के गुरुकुलों में पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय यहाँ पे जो उनके गुरुकुलों के अंदर बच्चे पढ़े, भारत के गुरुकुलों में, आर्य समाज के गुरुकुलों में, उन्होंने देखा कि भारत को आजाद कराने की एक मुहिम चल रही है। ये बात उन्होंने वहां जाकर के शुरू की, और जब वहां जाकर के शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता मॉरिशस के अंदर रहने वाली अगली पीढ़ियों ने, जो उस समय इंडेंचर लेबर के रूप में गई थी, उनकी अगली पीढ़ियों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों को लगने लगा कि लंबे समय तक इनको गुलाम बना करके रखना संभव नहीं है, कम से कम इनकी सरकारें यहाँ पर बनानी पड़ेंगी। और उनकी सरकारों को बनाने के लिए उन्होंने शर्त रख दी। शर्त क्या थी? क्योंकि वहां पे बहुत सारी संख्या में फ्रेंच लोग थे, बहुत सारी संख्या में अंग्रेज लोग थे, पढ़े लिखे थे, और जिन लोगों ने ये मुहिम शुरू की थी वो सब अनपढ़ थे। उन्होंने शर्त ये रख दी कि आने वाले 3 महीने या कुछ समय, मैं उसकी समय के बारे में अभी एकदम से बताने की स्थिति में नहीं हूं, के पश्चात में वोटिंग होगी, और वोटिंग में केवल वही व्यक्ति वोट दे सकेगा जो पढ़ा लिखा होगा। अब पढ़े लिखने की परिभाषा क्या थी ये बताया नहीं गया। जब स्पष्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि जो अपना नाम लिखना जानता होगा उसको पढ़ा लिखा माना जाएगा, अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए। बस आर्य समाज के प्रचारकों में, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं में, आर्य समाज के नेताओं में एक नई जागृति आ गई, और पूरी रात, क्योंकि आर्य समाज का संगठन मॉरिशस के गांव-गांव में फैल चुका था, और आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि पूरे दिन खेती की जाती थी, मेहनत की जाती थी, रात्रि पाठशालाएं लगा करके एक एक के घर जा करके एक एक व्यक्ति को हाथ से अपना नाम लिखना सिखाया। आप ये कहेंगे बड़ी सरल सी बात है, नाम लिखना सिखाया, लेकिन उन परिस्थितियों की कल्पना करना आज थोड़ा सा कठिन है। जब ना बिजली थी,
ना लिखने की सोच थी, ना पढ़ने की सोच थी, ना ब्लैक बोर्ड थे, ना कॉपी थी, ना किताबें थी, ना पेन थे, ना पेंसिल थी, नहीं स्कूल थे। केवल और केवल कुल्हाड़ी थी, ना स्कूल थे। आपने कहा केवल कुल्हाड़ियां थी जो जिससे खेतियां करने के लिए काम लिया जाते थे, या हल थे, इनके अलावा क्या था। ऐसी परिस्थिति में पहले सोच डेवलप करना, फिर उसके लिए आंदोलन चला करके सरकारों से निर्णय करवाना, और उसके पश्चात में देश का हर नागरिक वोट दे सके, इसके लिए उसके हाथ में कलम थमाना, और फिर अभ्यास करवा करवा के उससे उसका नाम लिखना सिखाना। महिलाओं ने भी, पुरुषों ने भी, अनपढ़ ने भी, वृद्ध ने भी, जवान ने भी सीखा, और अंततः विजय हुई। और उस वोटिंग में भारतवंशियों की विजय होकर के आहिस्ता आहिस्ता एक नई सरकार का निर्माण हुआ, जिसका परिणाम एक आज़ाद मॉरिशस के रूप में आज हम सबके सामने है। ये किस्सा मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आर्य समाज का कार्य क्षेत्र पूरी दुनिया में इतना विस्तृत रहा है जिसको एक छोटी सी सीमा में बांध करके देखा नहीं जा सकता। कोई दयानंद का नाम ले ना ले, दयानंद को याद करना चाहे भुलाना चाहे, लेकिन इस दुनिया के पटल पर लिखे हुए आर्य समाज के इन कामों को, जो केवल और केवल श्री दयानंद की प्रेरणा के कारण से शुरू हुए थे, उनको मिटाने का सामर्थ्य ना तो किसी में था, ना आने वाले इतिहास में किसी के अंदर हो पाएगा। अगर कभी चर्चा का वक्त मिलेगा तो मैं आपको नेपाल के अंदर जो आज़ादी की बात को उठाने वाले एक आर्य समाजी को फांसी दे दी गई, उसकी किस्सा अगले एपिसोड में हम आपके बीच में रखेंगे, जो अपने आप में बहुत ही एक अहम हिस्सा है। और उसी समय अगर हम अवसर मिलेगा तो हम आपको फिजी के बारे में और दक्षिण अफ्रीका में चलने वाली और आर्य समाज की उन गतिविधियों के बारे में जानकारी देना चाहेंगे जो देश के राष्ट्रवाद से सीधी तरह जुड़ी रही। और आज उन देशों की वर्तमान में उन्नति के पीछे का सबसे बड़ा कारण अगर मैं कहूं तो आर्य समाज के द्वारा चलाई गई उस समय की, यानी आज से लगभग 120 वर्ष पहले की, या ज़्यादा कहूँ तो 130 वर्ष पहले की उन गतिविधियों के कारण हुई, जो शिक्षा के लिए चलाई गई थी, जो सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए चलाई गई थी, जो धार्मिक विश्वासों को अक्षुण्ण रखने के लिए चलाई गई थी। उसी का परिणाम है कि आज वहाँ पर हिंदुस्तान जिंदा है, वहाँ पर हिंदुस्तानियत जिंदा है, वहाँ पर भारतीय संस्कृति जिंदा है, वहाँ वैदिक धर्म जिंदा है, और वहाँ की संस्कृति पूरी तरह से भारत के साथ जुड़ करके एक नया रूप में अगली पीढ़ियों को निरंतर आगे प्रेरणा देने का काम कर रही है। बिल्कुल विनय जी, जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को तमाम बातें बताई कि किस तरीके से मॉरिशस जिसे एक लघु भारत कहा जाता है, और वो किस्से बहुत दिलचस्प जो आपने बताया कि एक व्यक्ति जो अमेरिका से यहाँ पर स्टोक्स यहाँ पर आते हैं, और जिस तरीके से जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, धर्म है, उस पर रंगीन हो जाते हैं, और एक लॉ वो तमाम आवाम के लिए बनकर उभरते हैं। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प किस्से हैं। और जैसे कि विनय जी आपने बताया कि अब हम अगले एपिसोड में नेपाल की भी बात करेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ योगदान रहा, तो उसके लिए लगातार जितने भी हमारे दर्शक हैं वो हमारे साथ बने रहिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मंथन कार्यक्रम में अगले एपिसोड में, अगली चर्चा में हम आपके साथ शरीक होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।